धन्यवाद। सभी को जोहार, नमस्कार। मैं झारखंड से हूँ तो वहाँ की एक कविता पढ़ता हूँ पहले। इसमें आप वहाँ की मिट्टी की गंध महसूस करेंगे। कविता है भात का घोल। पहले चावल को बड़े यत्न से निरखा जाता, पहले चावल को बड़े यत्न से निरखा जाता, फिर धोया जाता स्वच्छ पानी में तन-मन को धोने की तरह। फिर सनसनाते हुए अधन में पितरों को नमन करते हुए डाला जाता है चावल को। अधन का ताप बढ़ने लगता है और चावल का रूप रंग बदलने लगता है। लोहे को पिघलना पड़ता है औजारों में ढलने के लिए, सोने को गलना पड़ता है जेवर बनने के लिए, और चावल को उबलना पड़ता है भात बनने के लिए। मानो सृजन का प्रस्थान बिंदु होता है दुख, मानो सृजन का प्रस्थान बिंदु होता है दुख। लगभग पौन घंटा दबकने के बाद एक भात को दबाकर रखा जाता है और एक भात से पता चल जाता पूरे भात का एक साथ होना। बड़े यत्न से पसाया जाता है मान, फिर थोड़ी देर के लिए आग में चढ़ाया जाता है भात को ताकि लजबज ना रहे। आग के कटिबंध से होकर गुजरता है भात का घोल, आग के कटिबंध से होकर गुजरता है भात का घोल। तब जाके भरता है मानव का पेट गोल गोल, मानव का पेट गोल गोल। एक कविता पुरानी है, वैसे इस कविता को पढ़ते हुए शायद आप लोगों को सुनते हुए राजेश जोशी की कविता की याद आए थे, लेकिन राजेश जोशी जी ने इस कविता को पढ़ी थी तो उन्होंने कहा मेरी कविता से अलग है तुम्हारी कविता। मैं डर रहा था कहीं उनकी नकल ना हो गई। ये कविता है बहुत पहले की लिखी हुई है, संदर्भ बताना जरूरी नहीं, आप कुछ समझ जाए। जो मारे जाते वे एक हाथ में दौड़े आते सरपट गौओं की तरह, वे बड़ी बेटी पर गर्दन डालकर मुंह से उफ भी नहीं करते, बिल्कुल भेड़ों की तरह। वे मंदिर और मस्जिद में, गुरुद्वारे और गिरजाघर में कोई फर्क नहीं समझते। उनके लिए वे देवथान आत्मा का स्नान घर होते, उनके लिए वे देवथान आत्मा का स्नान घर होते। वे उन देवथानों को बारूदों से उड़ाना तो दूर, वे उन देवथानों को बारूदों से उड़ाना तो दूर, उस पर पत्थर भी नहीं फेंक सकते। वे उन देवथानों को अपने हाथों से तोड़ना तो दूर, उस पर ठेपा भी नहीं दिखा सकते। वे याद नहीं रखते वेदों की ऋचाएं, कुरान की आयतें। वे केवल याद रखते हैं अपने परिवार की कुछ एक जरूरतें। वे दिन भर खटते खपते हैं, तन भर कपड़ा, सर भर छप्पर और पेट भर भात के लिए। वे कभी नहीं चाहते सत्ता की सेज पर सोना, क्योंकि वे नहीं जानते राजनीति का व्याकरण, भाषा के भेद, उच्चारणों का इम्तिहान। हाँ, वे रोजी कमाते हैं, रोटी पकाते हैं और चूल्हे में रोटी सेंकते भी हैं, लेकिन वे नहीं जानते आग से दूर रहकर रोटी सेंकने की कला, रोटी सेंकने की कला। अब चांद पर कुछ कविताएं हैं जो हमारे अपने इलाके के मिजाज से है। तो यहाँ एक कविता आप लोगों के बीच में। कटोरी में चांद। एक दिन सोचा बचपन के दिनों को स्मरण किया जाए, आंगन में बैठकर कटोरे में पानी भरकर देखा जाए चांद को। कटोरे के पानी में मुझे दिखा चांद, थका हारा सा, मंदा मंदा सा। क्या पानी है गंदा जो दिख रहा चांद इतना मंदा मंदा? मैंने छुआ पानी को, पानी भी मोटा मोटा सा। कैसे गंदला रहा धरती का धुआं, कैसे गंदला रहा धरती का धुआं।
फिर हचकचाकर देखा आसमान की ओर, धरती से अंबर तक धुआं धुआं सा। कहां से आया इतना धुआं, क्या रंधा रहा, कौन सा चूल्हा क्या खोल रहा धरती का धुआं। भला अब कैसे दिखेगा सुंदर सौम्य सुहान कटोरे में चांद, कटोरे में चांद। एक अगली कविता है सभ्यता के गुणसूत्र। सभ्यता के गुणसूत्र कविता है। धरती के शरीर में शिराओं की तरह बहती नदियों में बहता हुआ जल शिराओं का लहू है। धरती के शरीर में शिराओं की तरह बहती नदियों में बहता हुआ जल शिराओं का लहू है। नदियां सभ्यताओं की जननी हैं, उनके बहते हुए जल में सभ्यताओं के गुणसूत्रों का संचरण होता है। धरती पर एक भी नदी कभी सूखे नहीं और ना ही कोई नदी दूषित हो। नदियों के पानी का दूषित होना सभ्यताओं के गुणसूत्रों का संक्रमण है। नदियों के दूषित हो रहे पानी से, नदियों के दूषित हो रहे पानी से सभ्यताओं के गुणसूत्र संक्रमित हो रहे हैं। सभ्यताओं के गुणसूत्र संक्रमित हो रहे हैं। एक कविता और है गुणसूत्र। वह जो संगमरमर का चमचमाता हुआ महल है, हमारे सुख और ऐश्वर्य का भी नहीं, लोभ लालच वैभव विलास का भी वृत्तांत बाँच रहा है। एक एक पन्ने को खोल कर पढ़ो, पीढ़ियों के गुणसूत्र भरे हुए हैं। बिहड़ जंगल में जो ढहा हुआ खंडहर दिख रहा है, आतताइयों का इतिहास बता रहा है। बिहड़ जंगल में जो ढहा हुआ खंडहर दिख रहा है, आतताइयों का इतिहास बता रहा है। उनकी क्रूरता और नृशंसता के गुणसूत्र दबे हुए। ढहा हुआ खंडहर, उजड़ा हुआ दुर्ग, बता रहे कुएं, नदियां और तालाब केवल मानवीय या प्राकृतिक आपदाओं की कथा नहीं कह रहे। उनमें सदियों की सभ्यता के गुणसूत्र हैं। उनमें सदियों की सभ्यता के गुणसूत्र। अब एक कविता प्रेम कविता पर लगभग हर किसी ने प्रेम कविता पढ़ी, तो मैं भी पढ़ ही जाता हूँ। चाहना कविता है तो चाहना। कभी सुना था कि जो प्रेम कविता नहीं लिख सकता वो कभी नहीं होता, और बाकी सभी कविता है। चलिए ठीक है सर। चाहना कविता। गोरैया जैसे चहकती है घर की मुंडेर पर, वैसे तुम चहको मेरे के दिल पर। ये 3 साल मेरे लिए बड़ा कठिन दौर। दोबारा सुनाइए। फिर से पढ़ता हूँ। गौरैया जैसे चहकती है घर की मुंडेर पर, वैसे तुम चहको मेरे दुखों के ढेर पर। जैसे मछलियां इठलाती हैं लबालब भरे तालाब में, जैसे मछलियां इठलाती हैं लबालब भरे तालाब में, वैसे तुम अटखैलियां करो मेरे आंसुओं के बांध में। पहाड़ की गोद से उछलकर जैसे झरना गिरता है झील में, पहाड़ की गोद से उछलकर जैसे झरना गिरता है झील में, वैसे ही तुम समा जाओ मेरे प्रेम की अथाह में। मेरे प्रेम की अथाह में तेरे दुख धुल जाए और तेरे अंतस का सी भावों से भर जाए। तेरे अंतस का सी भावों से भर जाए। धन्यवाद।